किसानों को कांग्रेस और कम्युनिस्टों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। जो आंदोलन के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, उन किसानों को ये पता नहीं कि हम किस लिए जा रहे हैं। तभी से कैप्टन सरकार इस महामारी के प्रति गंभीर नहीं है। दवाइयाँ नहीं पहुंचाई गई, हॉस्पिटलों का ध्यान नहीं रखा गया, लोग मरते रहे, वहाँ से पलायन करते रहे। पंजाब का किसान जानता है इन चीज़ों को, सब कुछ जानता है, लेकिन उसको भड़काने का काम, उसको अनर्गल प्रचार का काम जो कैप्टन सरकार दे रही है, तो उस काम को यदि कांग्रेस करती है तो उनके भले का होगा। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि पंजाब के अंदर बनती है तो निश्चित रूप से दूसरे दिन से ही नशा मुक्ति शुरू हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। संवाद दिनेश के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पंजाब और हरियाणा की राजनीति का आज जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है किसान। सड़कों पर आंदोलनरत किसान इस वक्त हरियाणा और पंजाब की सड़कों पर जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली जाने को जिस तरह से एक प्रयास जो उनका आंदोलन अब बन चुका है, सरकारें उसके लिए चाहे फिर विपक्ष हो या केंद्र सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र सरकार में ऑलरेडी शासित है, इस वक्त अपनी अपनी तरफ से दलीलें दे रही हैं कि किसान जो कर रहे हैं उन्हें आंदोलन नहीं करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उनकी बात सुनेगी। उसके विपरीत कांग्रेस सरकार जो कि पंजाब में शासित है, कैप्टन सरकार, ये कहती नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसानों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है, उनकी बातें सही तरह से नहीं सुन रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में दिनेश शर्मा जी, संगठन मंत्री पंजाब और चंडीगढ़ से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही है कि किसान जो हैं जो भी कर रहे हैं ठीक है, उन्हें आंदोलन जो कर रहे हैं वो उनका तरीका ठीक नहीं है, लेकिन क्या जो आंदोलन कर रहे हैं वो तथ्य वो तर्कसंगत है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी अभी तक सुधार क्यों नहीं कर पा रही है इसको लेकर? जो पंजाब के किसान आंदोलन में कर रहे हैं, उन किसानों को कांग्रेस और कम्युनिस्टों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पहले किसान कहता था कि हमसे केंद्र सरकार बात नहीं कर रही है। केंद्र सरकार के 3 मिनिस्टर सोम प्रकाश जी, नरेंद्र तोमर जी और पीयूष गोयल जी 7 घंटे तक 31 यूनियन के 40 लोगों के साथ वार्ता की सरकार ने। उसके बाद दोबारा से बुलाया है और उससे पहले भी वार्ता की थी, लेकिन किसानों को जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं ना मानूं कि जो केंद्र सरकार ने कहा है अपने बिलों को वापस ले, तो वापस लेने का जो संविधान का रूप बन चुका है बिल, वापस लेने का तो सवाल नहीं है केंद्र सरकार का, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि उनको भ्रम किया जा रहा है। जो अभी कल आपने देखा हो दिनेश जी, जो आंदोलन के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, उन किसानों को ये पता नहीं कि हम किस लिए जा रहे हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो वो भी पता नहीं उनको, और उनको ये भी जानकारी नहीं कि ये बिल में क्या है, किसानों का लाभ है कि हानि है, इससे संबंधित कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ कम्युनिस्ट यूनियन और विशेषकर जो पंजाब की सरकार है, वो अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए किसानों को भ्रमित कर रही है और दिल्ली भेजने की सारी व्यवस्था कर रही है, फंडिंग कर रही है, और इस आधार पर कैप्टन आगे आने वाले मुद्दों से अपने को मोड़ करके एक केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। और उन्होंने केंद्र को आश्वासन भी दिया था कि हम ये नहीं करेंगे, आप ट्रेनें चलवाइए, आप विभिन्न प्रकार की जो योजना है उनको लागू करिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कैप्टन सरकार के अभी भी ध्यान में नहीं आ रहा है। ये निरर्थक रूप से आंदोलन पंजाब के किसान नहीं, एक कम्युनिस्ट यूनियन और कांग्रेसी कार्यकर्ता चला रहे हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो दिनेश जी, कहीं ना कहीं ये भी बात है कि अभी कोरोना जिस तरह से अभी विकराल रूप ले चुका है, कहा जा रहा है सेकंड वेव आ रही है और वो ज़्यादा भयानक होगी। हालांकि हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो और सभी की जान बची रहे और हम सब स्वस्थ रहें, लेकिन हालात ये है WHO की गाइडलाइन से लेके और केंद्र सरकार की गाइडलाइन तक कि कोरोना अभी इस वक्त महामारी का बड़ा रूप लेगा। ऐसे में क्या यह आंदोलन तर्कसंगत है? क्या केंद्र सरकार को नहीं चाहिए कि पंजाब आकर उनसे चर्चा करे? जो किसान अभी कह रहे हैं, उन्हें शिकायत है अगर भारतीय जनता पार्टी से या केंद्र सरकार से, तो क्या उन मुद्दों को सही रूप में एड्रेस करके क्या इस भीड़ को जुटने से जो हजारों लाखों की संख्या में आज सड़कों पर है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कुछ कर सकती है? हाँ, ये बात और है कि यह जो बात है ये
पंजाब की कैप्टन सरकार पर भी लागू होती है कि इतनी लाखों की संख्या में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जिस तरह से आज किसान और जो लोग सड़कों पर आज आंदोलनरत हैं, उनके स्वास्थ्य की या उनसे फैलने वाले संक्रमण की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा कि कोरोना जैसी महामारी के लिए जब से ये महामारी देश के अंदर आई और पंजाब के अंदर एंटर हुई, तभी से कैप्टन सरकार इस महामारी के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने इसको बड़े हल्केपन से लिया। जो केंद्र सरकार ने महामारी में जिस तरीके की व्यवस्थाएं दी, उनको राशन देने का काम किया, उसको भी समाज के सामने नहीं पहुंचाया। दवाइयाँ नहीं पहुंचाई गईं, हॉस्पिटलों का ध्यान नहीं रखा गया, लोग मरते रहे, वहाँ से पलायन करते रहे। और इस आधार पर इतनी बड़े संख्या में हजूम को इकट्ठा करके और उसको वहाँ से भेजना, और इस तरीके की लाखों की संख्या में जो कैप्टन सरकार आंदोलन को प्रश्रय दे रही है और बड़े बड़े लोगों को जिस तरीके से कर रही है, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने पूरा प्रयास किया है। केंद्र सरकार ने हमारी ने जाकर के किसानों से वार्ता करना, उन्होंने चंडीगढ़ भी वार्ता करने की, दिल्ली में भी किसानों को 2-3 बार पत्र दे करके बुलाया है। लेकिन किसानों को जो यूनियन भी जा रही हैं, वो भी कोई तर्क नहीं दे पा रही हैं कि जिस तरीके से वो बिल के बारे में कहते हैं कि बिल को वापस करना चाहिए। यहाँ कैप्टन सरकार ने भी अपनी विधानसभा में इस बिल के बारे में वो करने की कोशिश की और किसानों को भड़काने के सिवाय और कुछ नहीं है। तो इस आधार पर इसका कोई अर्थ नहीं है कि कोरोना जैसे महामारी में जो कैप्टन सरकार को गंभीर होना चाहिए, इस तरीके की महामारी में निर्दोष लोग नहीं मरे। तो इस आधार पर कोई ठोस कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार तो तैयार है। उन्होंने दिल्ली में भी ये केजरीवाल के साथ मिलकर के गृह मंत्री जी ने, बाकी लोगों ने सिटिंग करके की है। लेकिन कोरोना महामारी के प्रति कैप्टन सरकार पहले से ही गंभीर नहीं है और लोगों को मरवाना चाहती है उस आधार पर, चाहे वो आंदोलन में मरें चाहे कोरोना महामारी में मरें। आंदोलन में मरेंगे और कोरोना महामारी की वजह से मरेंगे तो वो केंद्र के पाले में गेंद डाल दी जाए, इस तरीके की मानसिकता का प्लान इन कैप्टन सरकार का दिखाई देता है। इसमें दिनेश जी एक बात और आ रही है कि पूरे भारतवर्ष में, खासकर उन राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस की ऑलरेडी सरकार है, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो या महाराष्ट्र में अगर गठबंधन की सरकार हो शिवसेना के साथ में कांग्रेस की, और यहाँ राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है जो कि दिल्ली से सटा हुआ राज्य है बिल्कुल, वहाँ पे इस तरह के किसानी मुद्दे इतने लेवल पे मुखर नहीं है जितना कि पंजाब में इसका बड़े लेवल पे विरोध किया जा रहा है। तो बाकी कांग्रेस शासित प्रदेश या बाकी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अगर हम देखें तो मान लें कि केंद्र सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे किसानों को समझा लिया है, और अभी आपने बिहार में ताज़ा इलेक्शन भी जीते हैं और इसी किसान आंदोलन के दौरान ही जीता है, तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी से अपना एक अचीवमेंट मान रही है। लेकिन जो बाकी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, क्या वहाँ किसान नहीं है, या वो वहाँ पे आंदोलनरत अगर नहीं है तो पंजाब के ऐसे किसान को क्या ऐसी दिक्कत है इस बिल से जो केवल पंजाब का किसान सड़कों पर है? देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूँ उन लोगों को जो उन राज्यों में किसान हैं। उन्होंने किसान बिल का इतना बड़ा जन समर्थन किया कि हमने जो उपचुनाव में गुजरात के अंदर सारी सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा किसान है, उसके अंदर हमने 7 विधानसभाओं में से 6 विधानसभाएं जीती। आप मध्य प्रदेश के अंदर पूरा टर्न ओवर इतना करोड़ों अरबों रुपए का है और किसान वहाँ भी रहता है। वहाँ पर हमने 28 सीटों में से 19 सीटें जीती विधानसभा की। और बिहार के अंदर बड़ी मात्रा में किसान रहता है, किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी बड़ा जन समर्थन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की वहाँ बनाई है। इस आधार पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद आप आ जाइए महाराष्ट्र है, राजस्थान है। यहाँ का किसान भी इन चीज़ों को समझता है और उस आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका उन लोगों की नहीं है। यहाँ से लगता हुआ हरियाणा भी है, हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, वहाँ का किसान भी समझदारी रखता है। क्या पंजाब का किसान इस प्रकार की समझदारी नहीं रखता क्या? पंजाब का किसान जानता है इन चीज़ों को, सब कुछ जानता है, लेकिन उसको भड़काने का काम, उसको अनर्गल प्रचार का काम जो कैप्टन सरकार दे रही है। कैप्टन सरकार अपने
आगे आने वाले समय में किन मुद्दों को लेकर के जाएगी, जो मुद्दे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाले थे, उन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ सकती। इस आधार पर केंद्र सरकार से कैसे भी इस प्रकार का वातावरण बना करके, भ्रम पैदा करके इस आंदोलन को हवा देने की बात कैप्टन सरकार कर रही है। और इस आधार पर कम्युनिस्ट भी, आज तक देखा जाए तो कम्युनिस्ट जो आंदोलन चलाते हैं उनके 10-5 लोग भी सुनने वाले नहीं होते हैं, कहीं भी नहीं मिलते। उनको इस तरीके का प्लेटफार्म मिल गया है कि सरकार से पैसा भी मिल रहा है, साधन भी मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ जनता भी मिल रही है, और समाज को भ्रम पैदा करने का कम्युनिस्ट करते ही रहते हैं। कम्युनिस्ट कभी तर्क नहीं करता, कुतर्क करता है, और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में बड़ी गति से संलग्न होता है। इस तरीके के लोगों के द्वारा जो आंदोलन है, और कैप्टन सरकार इसकी दिशा बदलना चाहते हैं, बस इतना है। ये तो बात करी आपने कैप्टन सरकार की, जो कि विपक्षी पार्टी है। अभी इसी किसान विरोध के रूप में, किसान बिल विरोध के रूप में आपकी गठबंधन पार्टी, आपकी अलायंस पार्टी अकाली दल भाजपा का साथ छोड़ देती है पंजाब में। इसे किस तरह से देखते हैं? मेरे को ये लगता है कि जब से किसान बिल की बात चली थी उसमें टोटल एनडीए साथ था। 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आप यदि संसद के अंदर यही किसान बिल के बारे में कपिल सिब्बल जी का स्टेटमेंट और भाषण संसद का निकाल के देखिए, तो उसमें इस किसान बिल का समर्थन किया उन्होंने। उसके बाद मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जो बनाए, जो पिछला चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं जीत पाए, लेकिन मैनिफेस्टो में यही किसान बिल को पारित करने का उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था। उसके बाद दूसरा मैनिफेस्टो जो अभी चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसका मैनिफेस्टो 17 में और 21 पेज पर देखें कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, तो उसमें इस किसान हमारी सरकार बनेगी, यानी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसान बिल को लागू किया जाएगा, ये शब्द हैं। अब इस आधार पर देखा जाए तो उस काम को यदि कांग्रेस करती है तो उनके भले का होगा, यदि और लोग करते हैं तो फिर ये खराब होगा। इस तरीके का दोहरा चरित्र ये कांग्रेस का यहाँ दिखाई देता है। इसके साथ साथ जब किसान बिलों पर चर्चा हुई है और बड़े अच्छे वैज्ञानिक लोग और बड़े बुद्धिजीवी लोग और किसानों के हित के लोग बैठाले गए, तो उसमें एनडीए के नाते हमारे जो अकाली दल है ये साथ में रहता था। जितनी भी बार हुई है, डिस्कशन हुई है, तो इस अकाली दल की प्रमुख भूमिका, और वो मंत्री थी हमारी कैबिनेट की, वो भी साथ जाती थी। सब कुछ होने के बाद अंत में उनको शायद ये लगा कि ये किसान बिल पारित हो गया तो बहुत बड़ा तबका जो ग्रामीण क्षेत्र का है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ न जुड़ जाए। इस आधार पर कैप्टन सरकार आंदोलन में थी ही, कम्युनिस्ट थे ही, आम आदमी पार्टी, और इस आधार पर इनको भी लगा कि हमारी, आपने देखा होगा कि सुखबीर बादल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका स्टेटमेंट था इसको रिजाइन करने के साथ साथ कि हमारी पार्टी पूरे देश के अंदर किसान पार्टी के नाम से जानी जाती है, अकाली दल, और इस आधार पर हम किसान बिल के हित में ये रिजाइन कर रहे हैं। और उन्होंने रिजाइन उस तरीके से किया, लेकिन उसमें पूरे समय में वो साथ रहे हैं, उनको डिस्कशन में साथ रहे हैं, उसका समर्थन करते रहे हैं। अब पता नहीं उनके तो किस तरीके से पार्टी को बचाने के चक्कर में वो अपने जा रहे होंगे। अकाली दल शुरू से ही, अभी पिछले काफ़ी अरसे से हर बार बैकफुट पे आया जा रहा है। कैप्टन सरकार ने बार बार उनके ऊपर, चाहे फिर वो बेअदबी कांड हो या बाकी चीज़ें हो, नशे को लेकर, तो अभी कहीं ना कहीं राजनीतिक ज़मीन तलाशने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा कदम उठाया गया है। इसे आप इस तरह से देख रहे हैं? देखो, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हर एक का, पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व बनता है कि वो अपनी ज़मीन सधाते। इन्होंने केंद्र से रिजाइन करके और एनडीए से अपना समझौता तोड़ करके ये देखा था, और कैप्टन का भी, कैप्टन के साथ आम आदमी पार्टी और ये खड़े हो गए कम्युनिस्टों के साथ। लेकिन क्या हुआ कि जब विधानसभा के अंदर, पंजाब के अंदर कैप्टन सरकार इस बिल को लाई तो वहाँ से भी आउट हो गए। अब क्या लगता है कि न तो किसान के रहे, न उधर के रहे, न एनडीए के रहे। अब राजनीतिक किस आधार पर तलाशेंगे। मुझे अकाली दल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हम उनके साथ ही रहे हैं। इस आधार पर उन्होंने, उनकी क्या सोच है, क्या है, कोई दिशा स्पष्ट किसानों को भी नहीं लग रही, और आगे उनकी अपनी भी दिशा नहीं लग रही। तो इस आधार पर अकाली दल के बारे में न ज़्यादा कुछ कहा जाए, वही अच्छा है। चलिए।
गठबंधन टूटने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अश्विनी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान करते नजर आए कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। संगठन मंत्री पंजाब के रूप में आपका दृष्टिकोण क्या है? किन रीति नीतियों के तहत एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी अब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे पंजाब के बीच निश्चित तौर पर, जो अश्विनी शर्मा जी ने कहा है, 117 विधानसभाओं पर अगला चुनाव लड़ेगी। क्योंकि अभी तक हम संगठनात्मक विस्तार तो करते रहे, लेकिन हमारे को मौका नहीं मिला कि भारतीय जनता पार्टी पूरे पंजाब के अंदर 117 विधानसभाओं के बीच में जाए, और उस आधार पर हमने अपना तंत्र खड़ा किया है। हमने 392 मंडलों में से 392 मंडलों का गठन किया है, और 392 मंडलों के साथ में 325 हमने कार्यकारिणी मंडलों की गठित कर दिया है। आगे हम शक्ति केंद्र बनाने वाले हैं। बूथ लेवल पे 24,000 बूथों पर हमारा कार्यकर्ता है, और 24,000 बूथों की प्रक्रिया बूथ इंचार्ज बनाने की हमने किया है। उसके साथ साथ शक्ति केंद्र 5-5 बूथों को मिलाकर के खड़े करना, और हमारी प्रदेश की और हमारी विधानसभाओं की टीमें भी सशक्त तरीके से हो रही हैं। अभी हम आगे विधानसभाओं के प्रभारी भी 117 विधानसभाओं के लगाने वाले हैं। 117 विधानसभाओं में हम होल टाइमर, जिनको विस्तारक कहते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन के विस्तारक वहाँ हम खड़े करेंगे, और 117 विधानसभाओं पर जो होल टाइम अपना बूथ संकलन की और बाकी संगठनात्मक गतिविधियों में रहेंगे, ऐसी भी हमारी योजना है। हमने विधानसभा जिलों के प्रभारी भी बनाए हैं, विधानसभाओं के भी प्रभारी बनाने जा रहे हैं। सभी सेल गठित किए हैं, सभी मोर्चे गठित किए हैं, और मोर्चों के अध्यक्ष भी, कार्यकारिणी भी गठित किए हैं। इस आधार पर चौबंदी तैयारी है, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमारा तंत्र इतना मजबूत होगा कि हम 117 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, तो इस तरह का सेटअप आप करने में सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एजेंडाज अब भारतीय जनता पार्टी पंजाब में क्या लेकर चलेगी? क्योंकि वो एक प्रमुख तौर पर देखा जाएगा। अभी अभी गठबंधन टूटा है, और आप ऐसे एजेंडाज की अगर बात करेंगे जिनको आप ऑलरेडी शासन में रहकर अगर जी रहे थे, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं यूटर्न लेने का कारण बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा स्पष्ट है। सबसे बड़ा एजेंडा है केंद्र सरकार की उपलब्धियां। जब से मोदी सरकार 14 से बनी है, तो पूरे देश में उन्होंने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसको हासिल करने में हमने हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषकर पंजाब का हम विषय लें दिनेश जी, तो पंजाब के अंदर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 47 के बाद, विभाजन के पश्चात, जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो अमन चैन शांति का था, और उसके आधार पर कांग्रेस ने लोगों को भड़काने का काम, आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, लोगों की असुरक्षा पैदा करने का काम जिस तरीके से पंजाब के अंदर किया, एक छोटी घटना को भी उससे बड़ी घटना खड़ी करना, ये कांग्रेस का हमेशा से सिद्धांत रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने को ख़त्म करके और अपने कार्यकर्ताओं का बलिदान करके अमन चैन शांति के लिए एक छोटे रूप में 23 सीटों पर अकाली दल के साथ चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया। ये सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब के अंदर है कि आतंकवाद नहीं बढ़ना चाहिए, और हम बादल साहब के साथ आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए हमने जो सबसे बड़ा शांति का संदेश दिया है कि अमन चैन शांति बनी रहे, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा आपको मैं बताता हूं कि आतंकवाद के विषय को ख़त्म करने में केंद्र सरकार की जो भूमिका है, उसको सब पंजाब के लोग भी जानते हैं। पंजाब के लोगों को भी पता है कि यदि 370 जैसी धारा लगा करके और जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को पनपाने का काम वहाँ विभिन्न दलों से मिलकर के कांग्रेस करती रही, उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कहीं भी आतंकवाद बढ़ा, चाहे महाराष्ट्र के अंदर बढ़ा, चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे गुजरात के अंदर, चाहे पंजाब के अंदर, चाहे कहीं भी,
भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको नेस्त नाबूद किया है, ख़त्म करने का। नॉर्थ ईस्ट में इतना बड़ा आतंक था, छोटे छोटे संगठन चलते हैं, उसको ख़त्म करने का। तो पंजाब के लोग जानते हैं, यदि पिछली बार भी 117 विधानसभाओं को हमको मौका मिलता तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलता है। हमारा मुद्दा है, हमारा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा आप पंजाब के अंदर देखेंगे आने वाले समय में कि जिसको गुटखा फड़के और कैप्टन साहब ने कसम खा दी कि मैं एकदम मुख्यमंत्री बनने के बाद इसको ख़त्म कर दूंगा नशे को। आज नशा ख़त्म नहीं है, लेकिन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि पंजाब के अंदर बनती है तो निश्चित रूप से दूसरे दिन से ही नशा मुक्ति शुरू हो जाएगी और नशा ख़त्म। जहाँ जहाँ हरियाणा के अंदर हो, चाहे बिहार के अंदर हो, चाहे हमारी कहीं भी सरकार चली है, वहाँ शराबबंदी और नशाबंदी बिल्कुल ख़त्म हुई है। नशे को और शराब को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार, कैप्टन सरकार करती रही है। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा पंजाब के अंदर है। भ्रष्टाचार के रूप में आज कैप्टन सरकार एक पर्याय बन चुकी है। चाहे भ्रष्टाचार माइनिंग का हो, चाहे दवाइयों में हो, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हो, चाहे SC ST कर्मचारियों का देने का वो जो फंड है उसमें भी भ्रष्टाचार कर देना हो, विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंटों में भ्रष्टाचार हो, निकायों में भ्रष्टाचार हो। आज भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर, यानी थानों की चौथाई का काम, मैं प्रशासनिक ऑफिसरों से भी मिलता हूं, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में विभिन्न प्रकार से सेटिंग का काम ये कैप्टन सरकार कर रही है। निश्चित रूप से वहाँ का समाज निजात चाहता है। जितनी भी हमारे बादल सरकार के समय में जो बीजेपी सरकार थी और बादल सरकार थी, उस समय योजनाएं प्रारंभ की थी, उनको भी बंद करने का काम किया है तो कैप्टन सरकार ने किया है। बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों के प्रति गंभीर नहीं है यहाँ की सरकार, कैप्टन सरकार, इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं जानता हूँ कि पंजाब के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उद्योगों के साथ अन्याय हो रहा है, कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, और दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में पंजाब से पलायन हो रहा है। जितना भी NRI है और जितना भी वहाँ जाकर के अपना छोटा मोटा युवा है, झंडा जो वहाँ जाकर के थोड़ा सा भी धंधा कर लेता है, कमाने का काम कर रहा है, वो पंजाब में नहीं कर सकता क्या? पंजाब में कंपनी नहीं चला सकता, पंजाब में फैक्ट्रियाँ नहीं चला सकता, पंजाब में उद्योग धंधे नहीं कर सकता? लेकिन कैप्टन सरकार ने सारे युवाओं के रास्ते बंद कर दिए हैं। इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था कि हम सबको टेलीफोन वो देंगे, यानी मोबाइल उपलब्ध कराएंगे, सबको लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम किया, आश्वासन दिया था, लेकिन कैप्टन सरकार ने कोई पूरा नहीं किया। इस आधार पर वो किसानों के इस विषय को लेकर के भड़काने का काम कर रहे हैं और उन मुद्दों से हट करके इस आधार पर 22 में अपनी सरकार की संभावनाएं तलाशने का काम ये कैप्टन सरकार कर रही है। 2022 में विधानसभा इलेक्शन है पंजाब में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री द्वारा अब ये कहा जाने लगा है कि जो कैप्टन सरकार है अब राजनीतिक जमीन तलाश रही है, किसानों को बरगलाकर, किसानों को भड़काकर। भारतीय जनता पार्टी शुरू से किसानों के साथ थी और रहेगी, उनके हित में हमेशा से काम किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर आकर चुनाव लड़ेगी और ज़मीनी स्तर पर अपने काम को अंजाम देगी, आज इस पर भी संगठन मंत्री दिनेश शर्मा, जो कि पंजाब हरियाणा के संगठन मंत्री के रूप में यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने इसमें चर्चा में अपना विषय रखा। लेकिन मुद्दा आज भी वही है कि जो भोला भाला किसान, अगर हम इस बात को मानें कि जो आज सड़कों पर लाखों की संख्या में जो किसान आज आंदोलनरत है, उसे समझाने वाला कौन है? केंद्र की सरकार या राज्य में पंजाब की सरकार या हरियाणा राज्य की सरकार, जिसकी सीमा को पार करके वो दिल्ली जाना चाहते हैं? जान माल का नुकसान भी है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान अगर इतने लोग एक साथ आंदोलनरत हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी महामारी का रूप लेगा, जो कि किसी भी सरकार से, राजनीति से उलट के इसे संभालना अपने आप में एक बड़ा भयावह तस्वीर ऐसी हो सकती है, जिसकी हम कामना करते हैं कि ऐसी तस्वीर सामने ना आए और इस राजनीति से अलग हटकर, चाहे फिर वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य में विपक्ष की सरकार हो, उन्हें मिलकर ये काम करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।